Please like, share, subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 पार्ट 4 रोबोटिक्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो चैप्टर 7 पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था रोबोट टर्मिनोलॉजी। मैंने शो किया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ रोबोट टर्मिनोलॉजी होती हैं, जिसमें हमने 3 टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस किया था। कौन कौन से 3 टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? एक्यूरेसी क्या होती है, रिपीटेबिलिटी क्या होती है, और जॉइंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स हम यूज़ करते हैं रोबोटिक्स में। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कुछ और टर्मिनोलॉजी जो हमने शो किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देख सकते हैं एक्यूरेसी हमने डिस्कस कर लिया है, रिपीटेबिलिटी डिस्कस कर लिया है, जॉइंट्स डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से आज। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस भी बोलते हैं, एक्सिस ऑफ फ्रीडम, या फिर कितनी एक्सिस होती हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम या नंबर होता क्या है, या हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ एक्सिस और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये क्या दर्शाता है? इट डिस्क्राइब्स हाउ द रोबोट आर्म और बॉडी कैन मैन्यूर और मूव। ये क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ एक्सिस या डिग्री ऑफ फ्रीडम की रोबोट का जो आर्म है, उसका जो आर्म मतलब हाथ जो है, वो कैसे, या फिर रोबोट की बॉडी कैसे मूव करेगी। तो ये दर्शाता है, और किस डायरेक्शन में मूव करेगी, किस किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये भी बोल सकते हैं। अ गुड इंडिकेटर ऑफ द नंबर ऑफ एक्सिस इज़ द नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो जितने ये कैसे पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ एक्सिस या कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ जॉइंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। वही हम कह सकते हैं कि द मोर नंबर ऑफ जॉइंट्स द मोर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। Okay, however the axis and the joints are not always a 1:1 रेशियो। तो जो एक्सिस होते हैं और जॉइंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों का रेशियो सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी एक्सिस है उतने जॉइंट्स हो, ये ऑलवेज नहीं होता। ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच जॉइंट्स मूव। ये किस पे निर्भर करता है कि कैसे हर एक जॉइंट मूव कर रही है, एंड रोबोट को कैसे डिज़ाइन किया गया है उस पर निर्भर करता है कि एक्सिस और जॉइंट में क्या रेशियो होगा। ठीक है, अगर जनरली देखें तो एक जॉइंट में अगर एक जॉइंट 2 मोटर के साथ लगा हुआ है तो उसके में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो कोई भी बॉडी है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, स्पेस में रखी हुई है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 6 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, स्पेस में कोई बॉडी है। अब मान लीजिए मैंने एक लिंक बनाया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, लाइक दिस। ये एक लिंक है, और साथ ही साथ दूसरा एक लिंक बना दिया, ये एक लिंक बना दिया। तो दिस इज़ अनदर लिंक। तो ये जो लिंक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिंज कर दिया है, दोनों लिंकों को यहाँ पे जोड़ा है एक जॉइंट से, हिंज जॉइंट लगा दिया है। तो ये जो ये वाला लिंक है, ये क्या होगा? एक डायरेक्शन में क्या कर सकता है? ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब ये सिर्फ इसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। बाकी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये ना ये स्लाइड कर सकता है आगे पीछे, ना ऊपर नीचे, ना ही ये उसके जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट भी नहीं कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को दर्शाते हैं। तो जितने डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाएगा वो उतना है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं रोबोटिक्स पे, दैट इज़ अ पेलोड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम डिज़ाइन करते हैं रोबोट की तो इसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये होता क्या है? वेट दैट रोबोट कैन कैरी इज कॉल्ड एज पेलोड। पेलोड का क्या मतलब है? जितना रोबोट वेट को कैरी कर सकता है, जितना वेट रोबोट उठा सकता है, कैरी कर सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पेलोड बोलते हैं। तो जो एंड इफेक्टर होता है, द एंड इफेक्टर यू चूज विल ऑल्सो हैव अ पेलोड। तो जो हम एंड इफेक्टर चूज़ करते हैं उसका भी कुछ ना कुछ पेलोड होता है। एंड पेलोड इज नॉट ओनली अ फैक्टर इन द इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन बट ऑल्सो इफ़ यू वांट टू रीपर्पस द रोबोट। तो पेलोड ये ज़रूरी नहीं है कि इनिशियली हम देख सकें कि यही इतना लोड उठा रहेगा, बाद में भी हम इसको अगर दूसरी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हमें चेक करना होता है कि कितना उसका पेलोड है रोबोट का।
अब अगर हम बात करें जो स्विचिंग फ्रॉम पिकिंग अ लाइट वेट सर्किट बोर्ड टू लिफ्टिंग अ स्टैक ऑफ सेलवेस मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द पेलोड इज़ टू लो। तो जैसे मान लीजिए एक रोबोट हमने बनाया है, वो सिर्फ किस लिए बनाया है, ताकि पिक एंड ड्रॉप कर सके, कोई सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सके, और लाइट वेट के लिए बनाया है, कम भार वाले सामान को उठाएगा, ऐसा सर्किट बोर्ड बनाया है। तो अगर हमको इसी रोबोट से स्विच करना है कि वो हाई वेट उठा सके, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पेलोड बहुत ही कम होगा उसका। एंड लोअर द पेलोड रोबोट्स टेंड्स टू वेट लेस। तो ज़्यादा पेलोड, अगर कम पेलोड होगा तो रोबोट का वेट भी कम होगा। एंड आर इजियर टू मूव अराउंड फॉर द डिप्लॉयमेंट। और जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा वो एक इधर से उधर घूम सकता है, मूव अराउंड हो सकता है। However, the payload must be able to accommodate each scenario। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ हमने लोअर पेलोड रख दिया तो वो काम ही ना कर पाए। तो हमें पेलोड ऐसा रखना पड़ता है ताकि वो जो भी सिनेरियो हो, जो भी कंडीशन हो, उसमें वो एकोमोडेट हो सके, उस पर वो काम कर सके। तो ये पेलोड होता है। Components such as cameras and effectors that are attached to the robot must be included in the calculation of the payload। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं रोबोट की, तो वहाँ पे हम ये सारे फैक्टर्स लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए पेलोड में कुछ कैमरा लगा हुआ है या फिर एंड इफेक्टर उससे अटैच किया गया है, तो उसका भी वेट हमें इंक्लूड करना पड़ेगा पेलोड के अंदर में। तो होप आप लोग को ये पेलोड समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट टर्मोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्मोलॉजी है स्टूडेंट्स वर्क वॉल्यूम। वर्क वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्क वॉल्यूम को हम एक और नाम से जानते हैं, वर्क एनवलप। तो वर्क वॉल्यूम को हम और क्या बोल सकते हैं, वर्क एनवलप। ये क्या बताता है, इट रेफर्स टू द स्पेस विद इन विच रोबोट कैन मैनिपुलेट इट रिस्ट एंड। तो जो आपका रोबोट का रिस्ट होता है, हाथ का जो रिस्ट होता है, वो जितने स्पेस में अपने रिस्ट को घुमा सके, मैनिपुलेट कर सके, उतने स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वर्क वॉल्यूम बोलते हैं। उतने आयतन को हम वर्क वॉल्यूम बोलते हैं। अब अगर हमें मान लीजिए वर्क वॉल्यूम को डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रेस्ट एंड कन्वेंशन इज अडॉप्टेड to avoid the complication of different sizes of end effector that might be attached to the robot wrist। तो अगर मान लीजिए रेस्ट एंड कन्वेंशन अडॉप्ट किया है हमने, ताकि कॉम्प्लिकेशन डिफरेंट साइज़ के, अगर मान लीजिए हमें उसमें एंड इफेक्टर्स लगा रहे हैं या रिस्ट लगा रहे हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसके लिए हम डिफरेंट साइज ऑफ एंड इफेक्टर्स लगाते हैं, ताकि रोबोट के रिस्ट से अटैच करते हैं, ताकि वो आसानी से मूव कर सके, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। द वर्क वॉल्यूम इज डिटर्मिन्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। वर्क वॉल्यूम हम कैसे डिफाइन करते हैं, 3 तरीक़ों से हम इसको पहचानते हैं, निकालते हैं। रोबोट फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, वो फिजिकली कैसा दिख रहा है, उसके आधार पे हम वर्क वॉल्यूम को निकालेंगे। साइज़ ऑफ द बॉडी की साइज़ कितनी है, आर्म की साइज़ कितनी है, रिस्ट कंपोनेंट्स की साइज़ कितनी है, उसके आधार पे हम वर्क वॉल्यूम निकालते हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है, जो हम बेसिस मानते हैं वर्क वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, लिमिट ऑफ द रोबोट जॉइंट मूवमेंट। तो रोबोट जॉइंट्स कहाँ कहाँ नहीं मूव कर सकता है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उस पर को आधार भी मानते हुए हम वर्क वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो होप आप लोग को ये वर्क वॉल्यूम भी क्लियर हो गया होगा, ये टर्मिनोलॉजी। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड एज एंड इफेक्टर। अब एंड इफेक्टर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एंड इफेक्टर, जैसे नाम कई बार आप सुन चुके हैं, तो एंड इफेक्टर होता क्या है, द एंड इफेक्टर इज़ द एंड ऑफ द आर्म टूलिंग। तो जो आपका रोबोट का आर्म होता है, जो हाथ होता है, जो उसका एंड वाला हिस्सा होता है, जिससे आपका पिक एंड ड्रॉप करते हैं, या फिर बोल सकते हैं हैंड जो होता है, एंड ऑफ द आर्म टूलिंग और द हैंड एट द एंड ऑफ द रोबोट आर्म। रोबोट के आर्म में जो हैंड होता है या आखिरी वाला जो हिस्सा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंड इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जो रिस्ट के बाद में होता है। कॉमन एंड इफेक्टर्स इंक्लूड ग्रिपर्स, वैक्यूम कप्स एज वेल एज कटिंग, ड्रिलिंग
डीबरिंग एंड अदर स्पेशलाइज्ड टूल्स। तो ज़्यादातर जो एंड इफेक्टर्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, दैट इंक्लूड्स ग्रिपर्स। ग्रिपर्स का मतलब ताकि आसानी से पकड़ा जा सके, उसमें स्लिप ना हो, कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा। और क्या लगा हो सकता है, वैक्यूम कप्स लगे होते हैं, या और एज वेल एज कटिंग, ड्रिलिंग या डिबरिंग स्पेशलाइज्ड टूल भी एंड इफेक्टर पे लगे होते हैं। जिस प्रकार का हमें रोबोट से काम करवाना है उस हिसाब से उसका टूल लगा होता है। To increase the capability of the certain and end effectors you can add a sensor और कैमरा, ताकि हम फीडबैक डिवाइस बना सकें उसको और उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। तो कुछ एंड इफेक्टर में हम क्या लगाते हैं, सेंसर्स लगा देते हैं या फिर कैमरा लगा देते हैं, ताकि हम चेक कर सकें वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो होप ये एंड इफेक्टर आपको समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। पिच, रोल एंड यॉइंग। तो पिचिंग, रोलिंग, यॉइंग भी बोल सकते हैं। पिचिंग, रोलिंग, यॉइंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी समझिए। तो इट इज़ कॉमन थॉट दैट नॉट एसेंशियल फॉर एंड इफेक्टर टू प्रोवाइड 3 डिग्री ऑफ मूवमेंट। तो ये कॉमन होता है कि एंड इफेक्टर में 3 डिग्री ऑफ मूवमेंट ना हो या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका ना हो। टू ऑफर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम टू कॉम्प्लीमेंट द three already present on the robot. The 3 degree of movement are termed as pitch, roll and yaw. तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं उसको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। तो वो होता क्या है, पिचिंग, रोलिंग और यॉइंग। तो पिच क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पिच इज़ अ एंगुलर रोटेशन इन द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में जो एंगुलर रोटेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पिचिंग बोलता है। तो ये वर्टिकल प्लेन है आपका। तो इस वर्टिकल प्लेन में जो आपका एंगुलर रोटेशन होगा वो हम पिचिंग बोलते हैं उसको। इट कैन बी लाइकन टू वेविंग विद द फिंगर्स पॉइंटिंग अप एंड डाउन। जैसे हम अपने हाथ को वेव करें, वेविंग विथ, इट कैन बी लिंक टू द वेविंग विद द फिंगर्स के साथ हम वेव करें और पॉइंटिंग अप एंड डाउन, ऊपर की तरफ पॉइंट नीचे, ऊपर नीचे करें, तो वो पिचिंग कहलाएगा। तो इसका एक डायग्राम है उसको मैं शो करूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ अ एंड इफेक्टर, ये आपका एंड इफेक्टर है। एंड इफेक्टर के साथ ये आपका एंड इफेक्टर है, इसके साथ हमने फेस प्लेट ये लगा रखी है। तो यहाँ पे पिचिंग समझिए। पिचिंग जैसे ये आपका वर्टिकल प्लेन है, इस प्लेन के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेशन हो रहा है इसका। तो इस प्लेन के अबाउट जो रोटेशन होगा इसका, तो वो क्या कहलाएगा, यानी कि ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, और उसके पैरेलल जो है एक्सिस है उसके अबाउट क्या हो रहा है, पिचिंग हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे रिस्ट पिच और ये पिचिंग कहलाएगा। तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया, यानी इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है तो उसको हम बोलेंगे पिचिंग। अब रोलिंग क्या होती है, रोल इज़ द एंगुलर मूवमेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ द आर्म। आर्म की एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, लाइक टर्निंग अ डोर नॉब इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि डोर को हम आगे ऊपर मतलब खोलें और बंद करें तो वो क्या कहलाएगा, रोलिंग कहलाएगा। ठीक है, तो रोल हम कैसे समझेंगे, ये जो आपका एंड इफेक्टर है उसकी एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होगा लाइक दिस, ये जो रोटेशन है ऐसे ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, रिस्ट रोलिंग। तो ये रोलिंग कहलाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में अगर रोटेशन होगा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज यॉइंग। तो यॉइंग क्या है, इट इज़ द एंगुलर रोटेशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अलाउइंग द हैंड टू रिमेन हॉरिजॉन्टल वाइल मूविंग द फिंगर्स टू द लेफ्ट और राइट। हाथ को हम हॉरिजॉन्टल रखें और फिंगर्स को हम क्या करें, लेफ्ट और राइट मूव करें, ऐसे ऐसे, लाइक ऐसे देख सकते हैं, आप अपने हाथ को ऐसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज यॉइंग। तो यॉइंग को हम इस तरीके से समझें, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यॉइंग ये है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, इट इज़ एंगुलर रोटेशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एंगुलर रोटेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, पिचिंग, यॉइंग कहलाएगा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हमने बनाया है ये।
तो दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस प्लेन में हमारा क्या होगा, रोटेशन हो रहा है, और इस प्लेन में रोटेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो है उसके अबाउट जो रोटेशन होगा, ये जो रोटेशन होगा इस एक्सिस के अबाउट लाइक दिस, ऐसे ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, योइंग कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब आप लोग को ये रोलिंग, पिचिंग और योइंग समझ में आ गया है। ये आपका एक रोबोट आर्म मैंने दिखाया था, दिस इज़ अ रोबोट आर्म, और ये यहाँ पे आपका एंड इफेक्टर लगा हुआ है, उसके साथ एक फेस प्लेट लगी हुई है। तो आप लोग को ये पिचिंग, रोलिंग और योइंग समझ में आ गया। तो पिचिंग बेसिकली क्या है, एक बार और रिकैप्चुलाइज कर लेते हैं। एंगुलर रोटेशन वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है, एंगुलर रोटेशन किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, और इसका उल्टा योइंग, योइंग मतलब एंगुलर रोटेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और रोलिंग क्या है, एंगुलर रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ द आर्म, आर्म की एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होगा उसको रोलिंग बोलेंगे। तो ये आपका पिचिंग, रोलिंग और योइंग हमने कंप्लीट कर लिया है। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। बाकी के और भी जो टर्मिनोलॉजी है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आप लोग को ये आज समझ में आ गया होगा, सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप बटन को प्रेस करना ना भूलें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।